हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। तो फ्रेंड्स, आज मैं सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पार्ट 25 को ऐड करने जा रही हूं। 25 जो हमारा पार्ट है वो हम ऐड करेंगे अपने सीडीपी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें। और ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे टेट, सीटेट, केवीएस और अदर स्टेट लेवल के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। सो लेट्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। तो फ्रेंड्स, आज मैं सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पार्ट 25 को ऐड करने जा रही हूँ। 25 जो हमारा पार्ट है वो हम ऐड करेंगे अपने सीडीपी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें। और ये क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे टेट, सीटेट, केवीएस और अदर स्टेट लेवल के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। सो लेट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है ना। जो इसमें मेन जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर बोला गया है नहीं है। इस नहीं को हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है खुले। अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैंने फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। रचनात्मक आकलन का अर्थ होता है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। इससे पहले मैं इन पर पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। अगर वो नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इस वीडियो के लिए। और फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव मतलब कि बच्चा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट के लिए अवसर दिए जाते हैं बच्चे के लिए, लेकिन समेटिव में इम्प्रूवमेंट के अवसर नहीं दिए जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, हम सीधे बता देते हैं कि हाँ, ये बच्चा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये कितना ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता है। चलिए, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न, यस, जब हम बच्चे का फॉर्मेटिव मतलब लेते हैं, असेसमेंट जब करते हैं उसका, तो हम खुले अंत वाले प्रश्न दे सकते हैं, बिल्कुल। परियोजना, यस, प्रोजेक्ट वर्क द्वारा भी हम उसको असेस कर सकते हैं। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन भी हम उसका करते हैं। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये जो ऑप्शन है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है समेटिव असेसमेंट से, ठीक है। ये रिलेटेड है समेटिव असेसमेंट से। तो भाई यहाँ पर ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये ऐसे वाला जो है, तो ऐसे को हम नहीं देखेंगे, और ये वाला ऐसे से रिलेटेड है और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा ये कार्य नहीं है। तो यस फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये ऐसे का है, यानी कि समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड है, निर्माणात्मक आकलन से रिलेटेड है। इसका रचनात्मक आकलन से कोई तात्पर्य नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, नहीं के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं।
एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर आप एक प्रभावशाली अध्यापिका होना चाहती हैं तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, ये आपके लिए नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपके लिए बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, यानी कि आप बुक्स के थ्रू ही बच्चे के लिए समझा रही हैं, बुक से आप बच्चे के लिए बता रही हैं कि हाँ यहाँ से ये वाला प्रश्न कर लेना है, यहाँ से ये वाला प्रश्न कर लेना है, ठीक है। सेकंड है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। बच्चा अगर सामूहिक गतिविधि नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे, है ना। बच्चे को सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, सामूहिक गतिविधि बहुत ज़रूरी है। थर्ड है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। होता क्या है, कई बार हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, और बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। तो हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, यानी कि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्या ऐसा कुछ है। तो ये जो हमने अब तक ऊपर के तीनों ऑप्शंस देखे हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा उसके लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगर आप एक अच्छी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहें, किसके लिए क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए क्या दिक्कत है, किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आपके लिए पता होनी चाहिए। उसके घर का माहौल क्या है, उसके घर में किस तरह से बिहेव हो रहा है, ये सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक अच्छी अध्यापिका के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि बच्चों का जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसको और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए जो टीचर्स हैं उनको लिए एक क्लास के इन्वायरमेंट की अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि आप जब क्रिएट करना चाहते हैं एक ऐसा लर्निंग एटमॉस्फेयर, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल हमें देनी चाहिए ना, बच्चों के जो प्रयास हैं उनको स्वीकृति, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें यहाँ पर नहीं को देखते हुए चलना है। ये नहीं है तो ये तो है, तो ये हमारा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज ये बिल्कुल करेक्ट है, बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ठीक है। तो ये तो कुछ समझ नहीं आया भाई, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप एक क्रिएटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर का अगर यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो इसका तो कहीं से कहीं तक कोई योगदान नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। आगे के भी देख लेते हैं। बच्चे को स्वीकार करना, ठीक है। तो बच्चे को स्वीकार करना मतलब यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चे को स्वीकार करना मतलब क्या, यहाँ पर इससे कोई रिलेशन नहीं है। अध्यापक का सकारात्मक रुख अगर हम देखें, ठीक है, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखता है, ठीक है, बच्चा स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखता है। लेकिन एक अच्छे अगर आप कक्षाई परिवेश का अगर सृजन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप वहाँ पर अध्यापकों के अनुसार कार्य करें। आप क्यों कर रहे हैं, मतलब जो आप परिवेश का निर्माण कर रहे हैं आप वो क्यों कर रहे हैं, आप वो निर्माण इसलिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे अध्यापकों के अनुसार कार्य करने से क्या मतलब बनता है, तो इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है। गर्ल्स और बॉयज़ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट है लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह की बात अगर करने लग जाएंगे तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता में आ जाएगा और इसलिए ये बिल्कुल गलत है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल हमारे लिए स्टूडेंट बनाना है बच्चे के लिए, यानी कि छात्र है हमारे सामने, ना ही वो लड़का है ना ही वो लड़की है, ठीक है। तो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, गलत। लड़कियों को
घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे जेंडर रूढ़िबद्धता से रिलेटेड हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल ऐसा ही होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया। हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे की कॉपी में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ कई बार। बस बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। देखिए, समझ कर देखिए, इसको अंडरस्टैंड करिए इस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज होंगे नहीं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, विपरीत छवियाँ यानी कि एकदम विपरीत, उल्टा दिखता है, उसकी कॉपी में उल्टा लिख रहा है वो। सपोज यहाँ लिखा हुआ है P और वो लिख रहा है ऐसे P, ठीक है। अगर लिखा हुआ है Q, वो लिख रहा है ऐसे Q, ठीक है। B लिखा हुआ है वो ऐसे B लिख रहा है, C लिखा हुआ है वो ऐसे C लिख रहा है। पहुंच रहे हैं ना मेरी बात तक, जहाँ तक मैं समझाना चाह रही हूँ। विपरीत छवियाँ, विपरीत छवियाँ मतलब उल्टा दिख रहा है। दर्पण छवि, दर्पण क्या होता है? शीशा। अब हम अगर मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है? एकदम उल्टी दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो गलतियाँ कर रहा है बच्चा, ये किसकी वजह से कर रहा है भाई? इसके लिए हम देख लेते हैं। ये पूरी वीडियो बनाई हुई है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, और लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता, ठीक है। अब हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम उसकी बात करें तो वैसे तो ये डिसलेक्सिया है ना। अगर हम एक डिसेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर कुछ और ही पूछा गया है। अधिगम में असुविधा के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम में अशक्तता के जो लक्षण है वो प्रदर्शित कर रहा है, अधिगम में कठिनाई के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, या अधिगम में समस्या के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बच्चा प्रदर्शित कर रहा है वो प्रदर्शित कर रहा है अधिगम में अक्षमता के लक्षण। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर आप देख सकते हैं, यूजफुल रहेगी आपके लिए। 7th है, शिक्षार्थियों के ज्ञानार्जन में सहायता करने के क्रम में, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, उसमें अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो उस क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि जो बच्चा याद कर ले रहा है वही बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और ग्रेडों पर, क्या सिर्फ अंकों और ग्रेडों पर से ही निर्धारित हो जाएगा कि मतलब जो बच्चा है वो ज्ञान अर्जित कर रहा है? तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, बिल्कुल सही बात है। आप बच्चे से ये बोलेंगे कि आप एक्टिव रहिए क्लास में, और एक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं आप एक्टिव होकर सारी की सारी एक्टिविटीज़ कीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, यानी कि जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बस बच्चा कुशलता, उनमें बस वो स्किलफुल हो गया है, यानी कि उनको रट के कैसे भी करके बस उनको याद कर लेता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कि एक थर्ड हमारा ऑप्शन है, केवल वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? जो प्रतिभाशीलता है वो किसका संयोजन है अध्यापक के दृष्टिकोण से? ऑप्शन नंबर 1, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ठीक है। यानी कि अच्छी आपकी योग्यता हो, अच्छी सृजनात्मकता हो और अच्छी वचनबद्धता हो। वैसे तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट नीचे के भी देख लेते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। प्रतिभाशीलता की बात, प्रतिभाशालिता की बात हो रही है ना। प्रतिभाशालिता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रेरणा है ना, अगर बच्चे में प्रेरणा होगी तो मतलब अगर बच्चे में क्षमता होगी कार्य करने की तो ये प्रेरणा तो स्वतः ही आ जाएगी। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें योग्यता और क्षमता, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। योग्यता मतलब ये कि आप किस चीज़ में योग्य हैं, और क्षमता मतलब ये कि आप किस काम को कितनी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसका यहाँ पर कोई भी
मतलब कोई भी इस क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं है। फोर्थ है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति आते ही ये रॉन्ग हो गया प्रतिभाशालिता के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। उच्च योग्यता, सृजनात्मकता तथा वचनबद्धता प्रतिभाशालिता का सही संयोजन होता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर एनसीएफ की बात की गई है। एनसीएफ में जो गलतियों के बारे में कहा गया है, तो गलतियां क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं हमें ये देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बिल्कुल गलत है भाई। चलिए ठीक है, ये बताइए, हर कोई तो अच्छा नहीं होता है ना पढ़ने में, लेकिन इम्प्रूवमेंट करके यानी कि प्रैक्टिस करके बच्चा अच्छा कर सकता है। गलतियां हो रही हैं मतलब कि बच्चा प्रयास कर रहा है। तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। डांटने मारने की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है एनसीएफ में। थर्ड है यह बच्चे के विचार को अंतःदृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, देखिए आप अगर किसी काम को कर रहे हैं आप और बार बार अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो वो आपको एक इंसाइट मतलब कि आपके अंदर डेवलप होता है, एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है आपके अंदर, जिससे आप क्या करते हैं अपने समाधानों को पहचानने में सहायता होती है जिस अंतर्दृष्टि से। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। इससे पहले भी हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन एक मैंने आपको पूरा बनाकर दिखाया था। एक अगर इस तरह से, चलिए बॉक्स ही देख लेते हैं। एक अगर बॉक्स हो बना हुआ, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स की बात हो रही है, तो यहाँ से निकलकर बाहर जा रही हैं चीज़ें, यानी कि प्रॉब्लम एक है और उसके सॉल्यूशन बच्चा बहुत सारे कई तरह से कई वे से बच्चा उसको कर पा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये जो हमारा चिंतन होता है, ये हमारा चिंतन होता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन इसको बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा,